आज ही नई अपडेट सामने आई कि दुनिया में सबसे पहले नंबर पे लोकप्रियता में है मोदी जी। तो क्या लग रहा है, उसमें विश्वास करेगी जनता नहीं करेगी? देखो, जनता को विश्वास कराना काम होता है टीवी का, मीडिया का, जो आजकल ऑडियो विजुअल हुआ या प्रिंट मीडिया हुआ। प्रिंट मीडिया ने आज ये खबर बड़ी ज़बरदस्त तरीके से छापी है कि मोदी जी 79% लेकर वर्ल्ड लीडर में सबसे आगे हैं। मॉर्निंग कंसल्ट नाम की संस्था है, अमेरिका में से सर्वे करती है। उस कंपनी ने सर्वे करा, उस कंपनी का जो बेस है, डाटा बेस कितना है, सिर्फ 40,000 लोगों का। जो वो कहा जाता है कि हमने 40,000 लोगों को कॉल करा। वर्ल्ड की आबादी है आज 800 करोड़ से ऊपर। उस 800 करोड़ में वो सिर्फ 40,000 लोगों को फ़ोन कर रहे हैं, वो भी पता नहीं कि कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ हज़ारों लोगों में से किसी के पास भी कोई मॉर्निंग कंसल्ट का किसी का फ़ोन आया होगा कि आपकी इस बारे में क्या विचार है। उसने 4,000 लोगों पे सर्वे करके उसमें से 2,200 या अगर होंगे तो वास्तव में, या नहीं भी होंगे कोई नहीं जानता। हकीकत में सर्वे ना वो दिखा रहे, ना कोई देखने वाला कि हमें वास्तव में किन लोगों को फ़ोन करा। हकीकत वही है। उसकी वजह से उनको ये मॉर्निंग कंसल्ट और ये जो अपने हर बार वो हर 3 महीने में सर्वे करके निकाल देती है। इस बार 68, इस बार 69, इस बार 71, इस बार 78, इस बार 78, इस बार 73। 68 से नीचे वो लेके ही नहीं आते। बंदे उनके हर बार वही होते हैं, 40,000, 40,000, 40,000, 40,000, 37, 40,000, 67। इतने लोगों पर वो सर्वे करा जाता है। क्या ये सर्वे विश्वसनीय है? 800 करोड़ की जनसंख्या, उसमें से 40,000 लोग, उनमें से कुछ लोग राय दे रहे हैं, जिनमें से वो सब उनके हो सकता है कि चमचे ही हों। अपने ऑफिस में फ़ोन कर लिए, या अपनी जो बीजेपी पार्टी के लीडर हैं उनको फ़ोन कर लिए, या उनके कट्टर जो हैं उनको फ़ोन कर लिए। हालांकि ऐसा हो, जबकि स्मृति ईरानी का आपको एक बयान याद होगा कि जब भुखमरी इंडेक्स पे फ़ोन आया था तो उन्होंने कहा मेरे पास तो कोई फ़ोन नहीं आया। जब उन जैसों को फ़ोन नहीं पहुंच रहा तो मॉर्निंग कंसल्ट फ़ोन किसको कर रही है? फिर सर्वे कैसे कर रही है वो, जिसमें दिखा दिया जाता है डिटेल में? वो नीचे कहीं लाइन में कभी तो वो दे देते हैं, कभी वो भी नहीं देते कि हमने टोटल सर्वे में कितने लोगों को शामिल करा। पिछली बार जो सर्वे आया था उसमें उन्होंने दे रखा था कि हमने 40,000 लोगों के से ये बात करके सर्वे का रिजल्ट निकाला है। आज की डेट में, आज की हेडिंग में वो भी गायब है कि हमने कितने लोगों के बीच ये सर्वे करा। तो कैसे हम मान लें कि भाई 79%, और उसी में एक दूसरी हेडिंग हिंदुस्तान में दे रखी कि 80% भारत की जनसंख्या जो है वो मोदी जी पे विश्वास करती है। अरे भाई, 80% भारत की जनसंख्या का मतलब हो गया 100 करोड़ लोग। 100 करोड़ लोग अगर मोदी जी को जानते और पहचानते, उनमें अगर विश्वास रखते, तो 2019 के इलेक्शन कमीशन के डाटा के हिसाब से 100 करोड़ वोटर में से 66 करोड़ लोगों ने वोट दिया था, जिसमें 23 करोड़ 70 लाख वोट बीजेपी को मिले थे। तो कहाँ है फिर वो 80% जनसंख्या? एक लाइन आपने सुनी होगी कि मोदी है तो मुमकिन है। अब विपक्ष में कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मोदी है तो ईवीएम में गड़बड़ी भी मुमकिन है। बिल्कुल है, ईवीएम तो अब मैं पहले नहीं मानता था इस चीज़ को, लेकिन अब के जो रिजल्ट आए हैं और काफ़ी मैंने इस चीज़ को एनालिसिस करा, मैं मानता हूँ कि ईवीएम में गड़बड़ी पूरी तरह संभव है, पूरी तरह संभव है। जहाँ बीजेपी का इलेक्शन हो गया और जिस दिन पोलिंग होती है और उसके बाद काउंटिंग में 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन का टाइम आता है, वहीं बीजेपी जीत जाती है। जहाँ 2 या 3 दिन का टाइम मिलता है पोलिंग के बाद और काउंटिंग में, वहाँ बीजेपी हार जाती है। ऐसा क्यों होता है? तेलंगाना में 30 तारीख को इलेक्शन हुआ, 3 तारीख को रिजल्ट आ गया, तेलंगाना इनके हाथ से गया। कर्नाटका में 30 तारीख को इलेक्शन हुआ था, 3 या 4 तारीख को रिजल्ट आ गया था, वो निकल गया इनके हाथ से। दिल्ली में 3 दिन के अंदर रिजल्ट आ गया था, दिल्ली इनके हाथ से निकल गया। लेकिन जहाँ 15-15, 20-20, 25-25 दिन का गैप दिया जा रहा है, वहीं क्यों बीजेपी जीत रही है? इसका मतलब हेराफेरी हो रही है, बटनों में हेराफेरी हो रही है, या ईवीएम बदली जा रही है। जो 19 लाख ईवीएम गायब हैं, जिसके ऊपर इलेक्शन कमीशन मौन है, केंद्र सरकार मौन है, उसका कोई जवाब ही नहीं दिया जा रहा कि वो 19 लाख ईवीएम मशीनें हैं कहाँ। उसका कोई जवाब किसी भी इलेक्शन से पहले उठता है, जोर शोर से उठता है, और उसके बाद वो दबा दिया जाता है। लेकिन विपक्ष तो सवाल उठा ही सकता है इस मुद्दे पर विपक्ष की ये गलती है, यही गलती विपक्ष को ले डूबेगी आगे चल के 24 में। अगर विपक्ष अभी से एकजुट नहीं हुआ, अगर विपक्ष ने इस मुद्दे को नहीं बढ़ाया, मैं तो साफ कह रहा हूँ, विपक्ष को हिंदू मुस्लिम एकता और ये रोजगार और ये सब चीज़ें छोड़ के भूल जाओ, टोटल एक चीज़ पे कंसंट हो जाओ कि बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए। जहाँ से ईवीएम का जन्म हुआ जापान में, वहाँ से ईवीएम में आज की डेट में इलेक्शन नहीं होता, नीदरलैंड में इलेक्शन नहीं होता, अमेरिका में इलेक्शन नहीं होता। सर, बैलेट पेपर वाली बात आपको बता दूं, ईवीएम कांग्रेस लेके आई थी, ठीक है, बैलेट पेपर यही लेके आई थी ना, तो उसने चैलेंज भी किया था पार्लियामेंट में चुनाव आयोग ने कि अगर आपके पास, आप पार्टियों में से किसी पे एक्सपर्ट है या दुनिया में कहीं है, वो ला के दिखा दो, हैक कर दे। तो ये भग गए थे क्योंकि इनकी बदनामी हो जाती। वो सोच रहे थे कि अगर नहीं कर पाए तो यहाँ पे एक्सपोज हो जाएंगे जनता के बीच में, तो फिर तो लाए यही थे ना। और रही बात बैलेट पेपर, पहले बैलेट पेपर पे हो रहा था तो ईवीएम लेके आए, अब ईवीएम गलत कर दिया कि वो जीत रहे हैं, पहले तुम्हारी ईवीएम जो वो जीत रहे हैं, अब बैलेट पेपर ले आओ, फिर उसके बाद कहेंगे फिर ईवीएम ले आओ। तो पार्टियां जो है ना, ये दोनों यही रहती हैं और इन्हीं के अल्टा पल्टी चलती, हम आप फुद्दू बन रहे हैं। चलो भाई साहब ने तो बिल्कुल डिटेल में बोल दिया कि हम आप फुद्दू बन रहे हैं, ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। गला फाड़ रहा हूं, मैं अपना गला फाड़ रहा हूं कि जनता कुछ का कुछ कह रही है, बात से इनको बिल्कुल सही है। जनता जहां वोट देना चाह रही है वहां वोट इनका जा नहीं रहा, उनका वोट वहां नहीं गिर रहा जहां जनता देना चाह रही है। में देखना मिलेंगे इकट्ठे सारे। वीरदास है अब यो हरिदास जी हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, उनकी बात आजकल बार बार उठ रही है सोशल मीडिया पे। इलेक्शन कमीशन में वो मिलने का टाइम मांग रहे हैं, वो बताते हैं कि मैं कैसे ईवीएम हैक होती है मैं बताता हूँ, तो उनको टाइम
क्यों नहीं दे रहे? अगर लोगों में शंकाएं हैं, आप निष्पक्ष हो, आपको इतना डर नहीं है, और बीजेपी को सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी को पक्का पता है कि जी हम तो जीते पड़े हैं, हमारे पास तो वोट है, तो उन्हें डर किस बात का मारा है भाई? अगर सामने वाले की शंकाएं हैं तो उसको खत्म कर दो ना, बुला लो, कर लो बैलेट पेपर से चुनाव। मध्य प्रदेश में 199 सीटों पे जब पोस्टल बैलेट खुले, हर सीट पे कांग्रेस आगे थी, पोस्टल बैलेट की गिनती खत्म, ईवीएम की गिनती चालू हुई, वो आगे बढ़ने शुरू हो गए। क्यों? ऐसा क्या है, फेर हो जाता है। और जो एससीडीपीसीओ, मैं आपको एक बताता हूँ, 10-15 साल पहले एससीडीपीसीओ मशीन चलती थी, उनमें 2, 4, 6, 8 की पल्स रेट चलती थी, और एससीडीपीसीओ मशीन में 2, 4 बटन दबाते ही सारी की सारी चेंजेस हो जाते थे। 2 सेकंड की पल्स रेट को 1.5 सेकंड में कर दिया जाता था, 4 को 3 में कर दिया जाता था, 8 वाली को 7 में कर दिया जाता था। मॉनिटर पे डिस्प्ले में वही दिखता था कि 8 सेकंड में जो है पल्स रेट चेंज हो रही है एससीडीपीसीओ में, लेकिन हकीकत में वो 7 सेकंड में उसको बदल देती थी। तो वही चीज़ ईवीएम में क्यों नहीं हो सकती? 4-5 बटन ही तो दबाने, तब भी एक चिप। आज से 15 साल पहले बात कर रहे थे, जब तो टेक्नोलॉजी भी इतनी हाई नहीं थी। आज की डेट में तो टेक्नोलॉजी कितनी हाई हो चुकी है, ब्लूटूथ आ गया, सब कुछ आ गया, सब कुछ दुनिया बैठे बैठे राडार कंट्रोल कर लेती है, सब कुछ कंट्रोल कर लेती है, तो तब तो कौन सी बड़ी बात है ये तो 15-20 साल पहले मैं बात पुराना बता रहा हूँ। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ, हमने एससीडीपीसीओ चलाई हुई है, मशीनों में हेरफेर होती थी, हमारे पास आते थे मशीन वाले, अरे यार चेंज कर लो ना, ये देखो हम तुम्हारी पल्स रेट बदल देते हैं, तुम्हारी कमाई बढ़ जाएगी। मैंने कहा भाई हमें नहीं करना। कोई बंदा खून पसीने की कमाई आके अपने परिजनों से बात करता है, अगर उसका 10 रुपये का बिल है, हम 10 रुपये में ही खुश हैं, हम पल्स रेट चेंज नहीं करते थे। लेकिन बहुत सारे इस तरह से एससीडीपीसीओ मशीनों में, ये मुझे बात इसलिए याद आई अब, क्योंकि वो भी बिना किसी इंटरनेट के या बिना किसी रिमोट के चलती थी, सिर्फ बटनों का हेरफेर होता था, 4 है 0 से इस तरह से बटन दबाए जाते थे और सबकी पल्स रेट चेंज होती चली जाती थी। तो सेम चीज़ इसमें भी मशीनों में भी हो सकती है, पल्स रेट आप दबाओ, चेंज करो बटन, आपका चला जाएगा। इंडिया में तो एक और इशू है ना, जो परचेजिंग हुई है ना ईवीएम मशीन की, वो डबल एग्जैक्ट टोटल 16 लाख समथिंग मशीन यूज होती है। ईवीएम गायब है। हाँ 19 लाख ईवीएम गायब है। तो अगर आप उसको चेंज भी कर देते हो तो भी क्या इशू है? आप ये तो बिल्कुल ही चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, वही तो मैं बात कह रहा हूँ कि 15-15, 20, 25 दिन का टाइम मिल रहा है चेंज करने के लिए। अगर देखा जाए तो पहले चरण का चुनाव होता है, वोटर ने वोट डाल दिया, पार्टियां अपनी मस्त हो गई, वो अगले इलेक्शन में मस्त हो जाती हैं। स्ट्रांग रूम हवाले हो जाता है सीआईएसएफ के हवाले और सेंट्रल रिजर्व फोर्स के हवाले हो जाता है, लोकल पुलिस का वहाँ पे कोई रोल नहीं होता। इस बीच में कौन अंदर जा रहा है स्ट्रांग रूम में, कौन बाहर आ रहा है, कौन ने कितने कितने गलती कर दी है, पहले से पहले 10 लोग अगर स्ट्रांग रूम में बैठा दिए तो कौन देख रहा है उसको। और यही हकीकत हुई है। यूपी में इलेक्शन हुआ था, 8 चरणों में चुनाव हुआ। जिस दिन डिक्लेयर हुआ, मैंने अपने अड़ोस पड़ोस में जानने वाले सबको कहते थे, मैंने कहा भाई बीजेपी हर हालत में आएगी, समाजवादी गई, और लास्ट एंड फाइनल वही हुआ। 8 चरणों में चुनाव हुआ, यूपी जीत गई। हर जगह यही हाल है। इवन कि आप गुजरात में इधर देखो, बिहार में देखोगे तो भी यही हुआ था। हाँ हर जगह, मैं तो खुद ही एग्री कर रहा हूँ आपकी बात पे कि यही होता है और हर जगह यही हो रहा है। आप बैलेट पेपर में कहीं भी जहाँ भी इलेक्शन होते हैं वहाँ पे बीजेपी हार जाती है, वो कराते ही नहीं ना। यूपी में लास्ट इलेक्शन 22 फरवरी को हुआ, काउंटिंग 10 मार्च को जीत गई। उत्तराखंड में लास्ट इलेक्शन 14 फरवरी, काउंटिंग 10 मार्च को जीत गई, 24 दिन का गैप। गोवा में 14 फरवरी, 10 मार्च को इलेक्शन की रिजल्ट आए, जीत गई। मणिपुर में 3 मार्च को हुआ, 10 मार्च को रिजल्ट आया, जीत गई। गुजरात इनका अपना था ही था। कर्नाटका में 10 मई को इलेक्शन हुआ, 13 मई को रिजल्ट आ गया, 3 दिन के अंदर नतीजा सबके सामने। कर्नाटका में जीत गई। जहाँ पे दिल्ली में यही हाल हुआ था, 3 दिन में इलेक्शन के रिजल्ट आ गए थे, 3 दिन हार गई। जहाँ पे हेरफेर करने का मौका मिल जाता है। छत्तीसगढ़ में यही हुआ। छत्तीसगढ़ का पूरा डाटा है, पहली 20 सीटों का, 20 सीटों में 11 सीटों पे बीजेपी जीती हुई है। फर्स्ट इलेक्शन के फर्स्ट फेज में, जो पहले 7 तारीख को इलेक्शन, बीजेपी 26,398, बीजेपी 39,592, बीजेपी 45,084, बीजेपी 23,010, बीजेपी एक जगह सीट से वो 16 वोटों से। क्या पता कि हेरफेर ना होता और बीजेपी सच में काम कर रही है, विकास कर रही है, इसलिए जीत रही है बीजेपी। देखो अगर हेरफेर नहीं होता तो दूसरा इलेक्शन कमीशन का ही ये डिटेल है, मैं इसको भी नोट करके लाया हूँ। छत्तीसगढ़ का ये हम उदाहरण लेते हैं। 20 तारीख को इलेक्शन कमीशन ने डिक्लेयर करा के छत्तीसगढ़ में 66.63% वोटिंग हुई है। 21 तारीख को इलेक्शन कमीशन ने अपना बयान चेंज कर दिया कि नहीं 76% 35% वोटिंग हुई है, 76.65। उसके बाद 27 को फिर उनका बयान आता है कि नहीं 76.60% वोटिंग हुई है। 3 बार उन्होंने डाटा चेंज कर दिया। क्यों चेंज करा? इलेक्शन कमीशन को इतना होश नहीं है। अगर ईवीएम इतनी सिक्योर है, अगर उनका डाटा इतना करेक्ट है, तो 3 बार डाटा क्यों चेंज हुआ छत्तीसगढ़ का? ये तो अगर आप ये वोटिंग होती है इलेक्शन कमीशन की डिटेल तो है। हाँ, नहीं मैं वही बता रहा हूँ आपको, अगर आपकी वोटिंग होती है तो ये तो तुरंत के तुरंत निकल आता है। ये तो उसी दिन शाम को आ जाता है कि वोटिंग कितनी हुई है, और अगर ये कर रही है तो इसमें इलेक्शन कमीशन भी मिला हुआ है। इसलिए मैं अब किसी को कोई अपील नहीं करता, मैं वोटर से क्या अपील नहीं करता, मैं किसी से, मैं सारी विपक्षी पार्टियों से अपील करता हूँ, भाई सारी चीजें सारे मुद्दे छोड़ दो, ईवीएम पे कंसंट्रेट हो जाओ, बैलेट पेपर से आ जाओ।
और सबसे बड़ी बात ईवीएम का सबसे बड़ा नुकसान एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ जो आज की डेट में और आगे चल के अब लगातार दुख दे रहा है। सपोज आपका ये चांदनी चौक कॉन्स्टिट्यूंसी है और यहाँ लाजपत राय मार्केट में 3 बूथ बने हुए हैं। 3 बूथ की जब पोलिंग खुलेगी तो तीनों बूथ के रिजल्ट आपके सामने आ जाएंगे। इस बूथ नंबर 1 पे, 2 पे, 3 पे किसको कितने वोट मिले, किसको कितने वोट, यानी इस इलाके का आपको पता चल गया कि अगर यहाँ पे टोटल 3000 वोट मिले हैं और 3000 में से 2100 वोट बीजेपी को चले गए, यानी कि ये बीजेपी का गढ़ हो गया। अब जो बीजेपी है वो यही काम करेगी, बाकी अगर जो 900 लोग हैं उनको छोड़ देगी। उधर से अगर उसको बल्ली मारान से वोट नहीं मिल रही बीजेपी को तो बल्ली मारान को कंसल्टेंट नहीं करती। इस तरह से गोपनीयता भंग हो रही है। ये बैलेट पेपर में ये था कि बैलेट पेपर इकट्ठे होते थे, सारे बैलेट पेपर इकट्ठे करके फिर उनके बंडल बनते थे और उसके बाद डिटेल निकलती थी। अब बीजेपी के नेताओं ने खुल के कहना शुरू कर दिया, तुमने हमें कौन सा वोट दिया था, हम तुम्हारा काम क्यों करें। सीधी क्लियर बात होने लगी है। क्या लगता है अंकल जी, क्या जी, मोदी जी कैसे लगते हैं? मोदी जी एक खाली बहुत अच्छा काम किया है, देश को दूसरे देशों में नाम किया है। अब गरीब आदमी ट्रेन में चल रहा है, 140 रुपए का खाना देते हैं, बस सुबह का शाम को देते हैं, शाम को गरीब आदमी के। पर दूसरे देशों में मोदी जी ने नाम किया, नाम हुआ है हमारे देश का। हाँ ये नाम अब अपने देश में तो मैं ये खुद कहना चाहता हूँ, ट्रेन में जा रहे हैं 140 रुपए का एक खाना देता है, इतना चावल रेट, तो गरीब आदमी बोलिए। विदेशों में नाम किया है मोदी जी ने, बस विदेशों में नाम किया है मोदी जी ने बस। विदेशों में कैसा नाम हो रहा है वही तो मैं कह रहा हूँ ना, अभी मैंने आपको बताया ना वो मॉर्निंग कंसल्ट। अंकल ने वही बात बोलना चाहता हूँ हाँ बोलिए। हमारे गांवों में बच्चे दौड़ते थे, एक गरीब आदमी भैंस खरीदता था कि मेरा बच्चा फौज में लगेगा, भागेगा, दौड़ेगा, वह मोदी जी ने खत्म कर दिया। क्यों खत्म कर दिया? वह बच्चा कह रहा है कि मैं किस लिए 4 साल के लिए भर्ती हूँ। ये अच्छा किया कि खराब किया? आप सब भाई बतलाइए। आप बताइए ना, आप बताइए। अरे आप बताइए, अरे मैं अच्छा है या अच्छा नहीं है? क्या अच्छा है? एक बच्चा दौड़ने के लिए कौन गांवों में दौड़ता है, कौन भैंस रखता है आजकल? नहीं, एक बच्चे के लिए भैंस लाता था माँ बाप के, मेरा बच्चा फौज में लगेगा, 4 साल के लिए भर्ती होगा। पर खाली एक बात है, दूसरे देशों में मोदी जी ने नाम किया, पर यहाँ देश के लिए मोदी जी ने क्या किया ये आप खुद सोचिए। बस विदेशों में ही नाम नहीं, विदेशों में भी इनको लगता है भाई साहब को वो भी आपको दिख रहा है जो दिखाया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि विदेशों में नाम हुआ है, वो भी सिर्फ आपको दिखाया जा रहा है, तो आपको लग रहा है कि वो ऐसा हुआ है। अब वो अग्निपथ योजना की बात कर रहे थे अंकल कि अगर एक बच्चा 4 साल के लिए वो उसमें मेहनत करके जाता है तो 4 साल के लिए क्यों जाऊंगा? मैं 18 साल से अगर पढ़ना चालू करता हूँ और 22 साल पे जाके नौकरी लेता हूँ तो वो 3 साल, तो वो 4 साल में मैं क्या कर लूंगा? कुछ भी नहीं कर पाऊंगा मैं। 4 साल में अगर मेरी जो एक बच्चे की जो उम्र होती है वो सबसे ज्यादा कॉलेज जाता है, जिसमें वो क्या होता है कि वो 18 साल से 22 साल की उम्र में जाता है। आपको कैसे लगते हैं मोदी? बिल्कुल नहीं पसंद, इन्हें बिल्कुल ही नहीं पसंद। ये तो कहता है यहाँ आते तो भी मैं मुंह उल्टा करके खड़ा हो जाता हूँ। और मोदी जी ने, अब जैसे अंकल थे, उन्हें अपने गाँव की हकीकत पता है, लेकिन उनको ये लग रहा है कि विदेशों में बहुत नाम है, लेकिन जो विदेश जाते हैं उन्हें पता है कि विदेशों में भी कुछ नहीं है। विदेशों में नाम है। मैं मोदी जी के बारे में ये कहना चाह रहा हूँ, मैं मोहम्मद शमीम बोल रहा हूँ। मैं मुसलमान हूँ और हिंदुस्तान के मुसलमानों से कहना चाहता हूँ, जो 3 तलाक का बैन था उन्होंने तोड़ा है, और हमारे मक्का मदीना से जो उन्होंने राय लिया, मशवरा लिया कि कानून में तब्दीलियाँ की जा सकती है, 3 तलाक शराब पीकर नहीं दिया जा सकता है, इस पर पाबंदियां मोदी जी ने लगाया है। पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को गौरव है और हमारी मुस्लिम बहनों ने समर्थन दिया 3 करोड़। और मोदी जी ने जो है एकता की प्रतीक दिखाया देश के अंदर। जो डिवाइड कर रहा है रूल, जो अंग्रेजों का रूल चला रहा है, वो कांग्रेस का काम है। देश का बंटवारा कांग्रेस ने कराया है, नहीं तो अगर जिन्ना को कोई पद दे दिया जाता तो आज हिंदुस्तान बढ़ता नहीं। मुसलमानों का अगर देश होता तो 20 देश बनाते। खैर, इनकी बहुत जनरल नॉलेज बहुत कम है। ये बंटवारे की बात करते हैं। बंटवारा सबसे पहले जो है सावरकर ने इस बात को मुद्दा को उठाया था, जनसंघ से था। कांग्रेस का कोई इसमें रोल नहीं था। सावरकर ने 2 राष्ट्र का सिद्धांत दिया था। सावरकर और जिन्ना का रोल था 1927 में जनसंघ में आवाज उठाई थी कि 2 राष्ट्र होने चाहिए, मुसलमानों के अलग, हिंदुओं के अलग। और हिंदू राष्ट्र की बात उठाई थी सावरकर ने, जिसे माफी वीर कहा जाता है, जिसने 6 बार अंग्रेजों से माफी मांगी। ये कहते हैं कांग्रेस अंग्रेजों की पिट्ठू थी। सबसे बड़े अंग्रेजों के पिट्ठू ये जनसंघी और बीजेपी वाले। आज तक एक भी इतने सारे हमारे शहीद हुए हैं, इतने सारे शहीद हुए हमारे, सैकड़ों हजारों लाखों की तादाद में शहीद हुए भारत को आजाद कराने के नाम। एक जनसंघी का नाम बता दो कि उसने सीने पे गोली खाई हो, मैं आपकी बात मान लूंगा। मैं मानता हूँ ये बात, पर हमारे मोदी जी के डिवाइड रूल हिंदू और मुस्लिम का उन्होंने कभी झगड़ा नहीं कराया, कभी दंगा नहीं हुआ। मोदी जी ने हिंदू मुस्लिम नहीं कराया।
कराया नहीं कराया। अच्छा, नहीं कराया।